हेलो स्टूडेंट्स। बात करते हैं आज आपसे राष्ट्रपति के आगे के आर्टिकल्स की। आज का हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 डाल लेंगे। आर्टिकल 59। 58 तक बात कर ली थी कल मैंने आपसे। ठीक। लिखेंगे आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। नंबर 1, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का एवं राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया जाता है तो वह पद ग्रहण की तारीख से उस स्थान को रिक्त कर देगा। दूसरा, राष्ट्रपति लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा, राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार जो दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं का उपभोग करेगा जिसमें संसद विधि द्वारा उपबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। लिख लिया आपने। अब एक एक करके चीजों को देखते हैं। यहां अनुच्छेद 59 में शर्तें हैं। इससे पहले आपने अनुच्छेद 58 को देखा था। और जब अनुच्छेद 58 को आपने देखा था तो अनुच्छेद 58 में आपने राष्ट्रपति की लिए इनकी बात की थी, अहर्ताओं की, मीन्स द क्वालिफिकेशंस। ठीक है। और जब कंडीशंस की बात आ रही है या शर्तों की बात आ रही है तो आप कहां देख रहे हैं? अनुच्छेद 59 में। क्लियर? स्टूडेंट्स को जर्नली एक कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी भी पद के लिए दी गई शर्तें और किसी भी पद के लिए दी गई अहर्ताएं एक जैसी होती हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि शर्तों का मतलब होता है क्या नहीं होना चाहिए।
और अर्हताएं होती हैं क्या होना चाहिए। कहने का मतलब अर्हताओं में पॉजिटिव सेंस है जबकि कंडीशंस में नेगेटिव सेंस है। ये नहीं होना चाहिए, दैट इज द कंडीशंस। क्या होना चाहिए, दैट इज द क्वालिफिकेशंस। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें या कौन सा स्टेटमेंट अर्हताओं में आता है या निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट कंडीशन में आता है, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानने के लिए कि जब कोई पॉजिटिव सेंस में बात की जा रही होगी वो सब क्या होंगी, उसकी क्वालिफिकेशन, और जब कोई नेगेशन या नेगेटिव पॉइंट पर बात की जा रही होगी तो वो सब क्या होंगी, उसकी कंडीशंस। ये क्वेश्चन को पकड़ने का बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी बात राष्ट्रपति के लिए अर्हता है, तो आप कौन सा सेंस लगाएंगे, क्या होना चाहिए। और जब पूछा जाए निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के लिए कौन सी शर्तें हैं, तब आपको कौन सा सेंस लगाना है, क्या नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो बेसिक बेसिक पॉइंटों को आप समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा चीजों को। देखिए क्या नहीं होना चाहिए उसको, तो आपने कहा उसको नहीं होना चाहिए एमपी। ठीक है, एमपी मींस आइदर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर उसको नहीं होना चाहिए, ना तो लोकसभा का और ना तो राज्यसभा का। बात समझ में आ रही है। क्या नहीं होना चाहिए उसको, गुरुजी एमएलए भी नहीं होना चाहिए उसको, और एमएलसी भी नहीं होना चाहिए उसको, ना तो विधानसभा का सदस्य हो वो, ना तो विधान परिषद का सदस्य हो। ये तो बात है। लेकिन यहां एक बात और की गई। क्या की गई कि अगर कोई एमपी है, अगर कोई एमएलए है, या अगर कोई एमएलसी है, क्या बन जाता है, तो आपने कहा अगर वो बन जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब यहां पर एक बात और समझ में आ रही है कि क्या कोई एग्जिस्टिंग एमपी या कोई एग्जिस्टिंग एमएलए या कोई एग्जिस्टिंग एमएलसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। यस सर, लड़ सकता है, और लड़कर जीत भी सकता है। और वो जीत गया और क्या बन गया, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बनकर उसने, या प्रेसिडेंट बनने कर उसने क्या ले ली, शपथ ले ली। ठीक है, ओथ ले ली। तो उस दिन से कौन सी पोस्ट उसकी वेकेंट हो जाएगी, अगर वो एमपी था तो एमपी की, अगर वो तो एमएलए की, एमएलसी था तो एमएलसी की। मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्या गुरुजी एमपी एमएलए एमएलसी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं एमपी एमएलए एमएलसी होते हुए। यस सर, लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते। और जब वो जीत जाएंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो वो अपनी इस पोस्ट को, अपनी इस पद को रिक्त कर देंगे, वेकेंट हो जाएगी। गॉट इट, कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, पहली बात समझ में आई, क्या नहीं होना चाहिए उसको, एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए, एमएलसी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर कल मैंने बात की थी आपसे, मैं फिर कह रहा हूं कि क्या ना हो उसके पास, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके पास। क्या लिखा आपने, लाभ का पद नहीं होना चाहिए उसके पास। यही तो बात थी कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए उसके पास। अब एक बात समझिए कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो उसके पास, ये कहां भी था क्वालिफिकेशन में, ये कहां भी है कंडीशन में। नहीं समझ मेरी बात। यानी कि ये कॉमन पॉइंट है, जो एक नेगेशन पॉइंट है, जो कहां भी मेंशन्ड है क्वालिफिकेशन में और कहां भी मेंशन्ड है कंडीशन में। अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप। यानी कि ये पॉइंट अर्हताओं में भी है और ये पॉइंट शर्तों में भी है। समझ पा रहे मेरी बात। जो जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, कल भी अर्हताओं में बात की थी मैंने आपसे, और अब मैं फिर दोबारा बात कर रहा हूं कि उसके पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात मैं करता हूं जो कल मैंने की थी आपसे, दोबारा रिपीट करता हूं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, बोलो गुरुजी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने हमको ठीक ठीक नहीं बताया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। द डेफिनेशन ऑफ द ऑफिस प्रॉफिट डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में तो है नहीं इसकी डेफिनेशन। हाँ, लेकिन कौन कौन सी पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्सक्लूड होंगी, बाहर होंगी, उनको तो बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन ने, बोलो। लेकिन कौन कौन सी पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड होंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया। याद आ रहा है, मैंने कल बताया था आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा था कि प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्सक्लूडेड है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, गवर्नर की पोस्ट, ये सब की सब पोस्ट एक्सक्लूडेड है किससे, ऑफिस ऑफ। एक बात और मिल गई अब नहीं, कि अगर वो एमपी है, अगर वो एमएलए और अगर वो एमएलसी है, तो नहीं माना जाएगा कि वो कौन से पोस्ट को होल्ड किए हुए है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। ये तो मतलब हुआ वो इस पद पर रहते हुए किसका इलेक्शन लड़ सकता है, प्रेसिडेंट का। यस और नो,
क्लियर? वो गवर्नर रहते हुए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, वो प्रेसिडेंट रहते हुए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। इनमें से किसी को भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाता। समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट नहीं है इसमें? वेरी गुड। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके पास गुरुजी, ये कंडीशन भी है फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये एलिजिबिलिटी भी है या क्वालिफिकेशन भी है फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में मेरी बात? तीसरी बात, तीसरी बात इसमें कंडीशन में एक बात और लिखी हुई है, जो राष्ट्रपति के पद को सुरक्षा देती है। राष्ट्रपति के पद को क्या देती है? सुरक्षा। कैसे देती है मैं समझाता हूं आपको, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। पद की सुरक्षा के लिए मैं तीन बातें करता हूं आपसे। क्या? आपने कहा कि राष्ट्रपति के साथ तीन शब्द हमने लिखे भी थोड़ी देर में। क्या क्या शब्द? कि राष्ट्रपति की जो भी क्या है उपलब्धियां। दूसरा, आपने लिखा राष्ट्रपति के जो भी क्या है भत्ते। और तीसरी बात आपने लिखी कि राष्ट्रपति के जो भी क्या है विशेषाधिकार। लिखा ना आपने अभी? इन तीनों के संबंध में आपने लिखा कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार कहां दिए हुए हैं, तो आपने लिखा सेकंड शेड्यूल में। यहीं पर तो है। कौन सी अनुसूची में दिए हुए हैं? दूसरी अनुसूची में। ये अभी लिख कर आए हो आप थोड़ी देर पहले, कराए हो, वेरी गुड। दूसरी अनुसूची में जो उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं, उनके बारे में आपने लिखा कि कौन विधि बना सकती है और संसद विधि द्वारा इनको कर सकती है विनियमित, मींस रेगुलेट। इनको, राष्ट्रपति की उपलब्धियों को, भत्तों को और विशेषाधिकारों को। ठीक है? लेकिन एक बात गौर करी होगी आपने कि यह कहा गया, मैं दूसरे पेन से इसको मार्क कर रहा हूं, ध्यान देंगे मेरी बात का, कि जब मैं उपलब्धियों की बात करता हूं, जब मैं भत्तों की बात करता हूं, तो इन दोनों के बारे में लिखा गया कि पदावधि के दौरान, पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, कम नहीं किए जाएंगे। यही तो लिखा आपने। इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि संसद चाहकर भी राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्तों को पदावधि के दौरान कम नहीं कर सकती, जो इस राष्ट्रपति पद की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है कि इसकी उपलब्धियां और भत्ते कम नहीं किया सकते। तो क्या किया सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं बढ़ाए जा सकते हैं। ये तो मतलब हुआ। अब एक और की पॉइंट, क्या? कौन सा शब्द नहीं है? अर्थात संसद विधि द्वारा किनको पदावधि के दौरान कम कर सकती है। वेरी गुड। ये की पॉइंट है कि विशेषाधिकारों को पदावधि के दौरान कम किया जा सकता है, लेकिन उपलब्धियों और भत्तों को पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। ध्यान रखेंगे इस बात को। जर्नली स्टूडेंट्स जब ये तीनों वर्ड सामने आते हैं तो तीनों पर टिक लगाते हैं, जबकि कायदा है सिर्फ उपलब्धियां और भत्ते जो हैं उनको पदावधि के दौरान कम नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? क्या कर सकते हैं? सिर्फ बढ़ा सकते हैं। लेकिन विशेषाधिकारों की जब बात की जाती है तो विशेषाधिकारों को पदावधि के दौरान कम किया जा सकता है। क्लियर हुई बात? दोबारा समझिए। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों को जो आप देखेंगे आगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप कई प्रकार के विशेषाधिकारों को देखेंगे। उन विशेषाधिकारों के संबंध में यह पावर पार्लियामेंट को दी गई, संसद को दी गई कि वो लॉ बनाकर इन विशेषाधिकारों को विनियमित कर सकती है, और चाहे तो क्या भी कर सकती है? कम किए जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो लिखेंगे इस बात को, क्या लिखना है? राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों को संसद विधि बनाकर
कम किया जा सकता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाएं, चलिए अगला आर्टिकल देखें। ठीक, तो इस आर्टिकल में आपने कुछ एक चीजों को देखा कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या हैं। तो आपने कहा शर्तें एक तरीके का निगेशन होता है सर, क्या नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा गुरुजी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, एक निगेशन भी है, शर्त भी है गुरुजी, और एक क्वालिफिकेशन भी है। गॉट इट। दूसरी बात हमने क्या कही गुरुजी, एमपी एमएलए एमएलसी प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, और अगर ये बन भी जाता है प्रेसिडेंट, तो जब ओथ ले ली उसने, मीन्स अपने ऑफिस में एंटर कर गया, उसी दिन से उसकी वो जो एमएलए एमएलसी या एमपी वाली सीट थी वेकेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। गॉट इट। तीसरी बात क्या कही गुरुजी, राष्ट्रपति की उपलब्धियां हैं अपनी, कुछ भत्ते हैं उसके अपने, और विशेषाधिकार हैं। उन उपलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार जो सेकंड शेड्यूल में दिए हुए हैं दूसरी अनुसूची में, उनको एंजॉय करेगा, उनको एंजॉय करेगा। और उनको रेगुलेट करने की पावर पार्लियामेंट को दी, लेकिन पार्लियामेंट उपलब्धि और भत्तों को कम नहीं कर पाएगी, पदावधि के दौरान बढ़ा सकती है। विशेषाधिकारों को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, दोनों में से कोई कम हो सकता है। ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों को संसद विधि द्वारा कम कर सकती है? यस सर, कर सकती है, लेकिन उपलब्धि और भत्तों को कम नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है। समझिए मेरी बात को। नेक्स्ट आर्टिकल पर आए, नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा? 60, अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और एफर्मेशन, ओथ और एफर्मेशन। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए कुछ एक पॉइंट पर काम करना पड़ेगा। पहले, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि शपथ और प्रतिज्ञान के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान के बीच में बिल्कुल बेसिक एक डिफरेंस है। जो लोग जो लोग एथीस्ट हैं, नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानते, वो करते हैं या वो लेते हैं प्रतिज्ञान, एफर्मेशन। जो लोग ईश्वर को मानते हैं, मीन्स थीस्ट हैं, वो क्या लेते हैं? मीन्स ओथ। गॉट इट। शपथ कौन लेता है? जो ईश्वर को मानता है। प्रतिज्ञान कौन करता है? जो ईश्वर को नहीं मानता। पहला डिफरेंस समझ में आया, दूसरे पर आते हैं। शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 60 में, और किसकी बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति शपथ प्रतिज्ञान करता है किसके सामने? तो मैं लिख रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो किसको ओथ एंड इन्फॉर्मेशन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज होता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो दिलाएगा इसको शपथ। किसको लिखेंगे? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। लिख लिया? चलिए, राष्ट्रपति की शपथ जो सीजीआई के समक्ष ली जा रही है उस शपथ का प्रारूप कहां ही लिखा हुआ है? अनुच्छेद 60 में। कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद, और अच्छे तरीके से आते हैं। भारत के संविधान में सामान्य तौर पर शपथ और प्रतिज्ञान दी गई है तीसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, लेकिन
राष्ट्रपति की शपथ और उपराष्ट्रपति की शपथ के लिए क्या है हमारे पास स्पेसिफिक आर्टिकल, वो तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई। ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति की शपथ कहाँ दी गई है, अनुच्छेद, बाकी सबकी शपथ कहाँ दी हुई है, उपराष्ट्रपति की शपथ के लिए भी एक अनुच्छेद है। ठीक है, देखेंगे आप आगे। यानी कि दो ही ऐसी लोग हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो संघ की कार्यपालिका के हिस्से हैं, और उन दोनों की शपथ के लिए डेडिकेटेड आर्टिकल है। बाकी सबकी शपथ कहाँ दे रखी है, नोट करके लिखिए। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में वर्णित है। अनुच्छेद 60 में वर्णित है। ठीक है, क्या कहता है, मैं कीवर्ड बोल रहा हूं आपको सिर्फ। वो कहता है अपनी शपथ में या अपने प्रतिज्ञान में संविधान का, लिखेंगे संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ठीक है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड, यानी किसको बचाने की कसम खा रहा है, संविधान को। समझ रहे हैं, इस संविधान को प्रिजर्व करूंगा, इस संविधान को प्रोटेक्ट करूंगा, और संविधान को क्या करूंगा, डिफेंड। इसके सामने शपथ ले रहा है, समझ में आया। ये अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके शपथ का प्रारूप, यानी कि इसका फॉर्मेट जो है ओथ का, वो फॉर्मेट कहाँ मेंशनड है, आर्टिकल 60 में। वैसे ओथ एंड अफर्मेशन के फॉर्मेट्स कहाँ पर हैं, थर्ड शेड्यूल में, तीसरी अनुसूची में। ध्यान रखोगे इस बात को, वेरी गुड। संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और क्या करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा। ये कसम का की पॉइंट है, इसकी इसकी शपथ का की पॉइंट है ये। ठीक है, अगले अनुच्छेद में चलिए। अगला अनुच्छेद आर्टिकल 61 डाल लीजिए, अनुच्छेद 61, बहुत बहुत इंपोर्टेंट, महाभियोग की प्रक्रिया, मीन्स द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, अब कोरिलेट करिए। आर्टिकल 56 में कहा गया था कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो आप कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना, 61 की, और उस प्रोसेस को क्या कहना, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया। ये बात आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को ही कहेंगे आप सिर्फ महाभियोग, और किसी को भी हटाने की प्रक्रिया को आप महाभियोग नाम नहीं देंगे। ठीक है, जर्नली गाइड्स में सबको हटाने की प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, जो गलत है, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए, नहीं कहना चाहिए। क्लियर, महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ किसके लिए होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए। अब समझिए, महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में दी गई है, इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उस पर मैं काम करता हूं। ठीक है, लेकिन उस पर काम करने से पहले मैं बेसिक बेसिक बातें आपको समझाता हूं, जिससे कि आपको चीजें मेरी समझ में आए। पहला बहुत पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से। जब मैं राष्ट्रपति की बात करता हूं, तब राष्ट्रपति की बात करते समय मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि गुरुजी ये संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है। सहमत है इस बात से, बोलते नहीं है यार। और इस संघ की कार्यपालिका शक्ति का अगर ये प्रधान है, ये बात कहाँ लिखी है, गुरुजी हम पढ़ चुके हैं इस बात को, अनुच्छेद 53 में पढ़ चुके हैं ना इस बात को भाई, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है। ठीक है साहब,
इसका मतलब ये किसका हिस्सा हुआ? कार्यपालिका का। बोलो। और कार्यपालिका का के हिस्से के तौर पर इसको मैं क्या कह दे रहा हूं? हेड ऑफ स्टेट, राज्य का मुखिया। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात पर आइए। जब मैं संसद की बात करता हूं आपसे, आप सब लोग जानते हैं इस बात को, संसद को कह सकते हैं हमारी क्या है ये? विधायिका। हाँ। और संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, प्लस इसका हिस्सा कौन भी है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसका मतलब द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, एज वेल एज हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का भी मुखिया है और किसका भी हिस्सा है? लेजिस्लेचर का। नहीं समझ रही बात है? तीसरी पर आते हैं। तीसरा अंग सरकार का कौन सा बचता है? तो मैं कह रहा हूं तीसरा अंग बचता है सरकार का न्यायपालिका। बचता है। न्यायपालिका की बात करें तो राष्ट्रपति, इसका हिस्सा नहीं है। इसका हिस्सा नहीं है राष्ट्रपति, लेकिन सरकार के 2 अंग, विधायिका और कार्यपालिका का हिस्सा माना जा सकता है या माना जाता है। पहले तो बताओ बात समझ में आई। दूसरी बात समझिए। राष्ट्रपति को क्या किया जाना है? महाभियोग। तो महाभियोग के लिए या महाभियोग की प्रक्रिया के लिए इस शक्ति को किसको दिया गया? तो मैं कह रहा हूं इस शक्ति को दिया गया, किसको दिया गया? संसद को। ठीक है, संसद का मतलब चूंकि महाभियोग लगाया किसके खिलाफ गया? राष्ट्रपति के खिलाफ। बचा कौन संसद में? 2 सदन, लोकसभा और, इसका मतलब यहां संसद की शक्ति का मतलब किसको पावर मिली? महाभियोग की लोकसभा को और राज्यसभा को मिली। और ये राष्ट्रपति क्या भी है? तो आपने हेड ऑफ स्टेट का मतलब किसका? प्रधान भी है। कार्यपालिका का क्या भी है ये? प्रधान। बोलते नहीं हो, है कि नहीं? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है। वेरी गुड। तो कार्यपालिका के प्रधान को कौन हटा रही है? और जो क्या मिलकर क्या बनाती है? जो क्या है अपने आप में? वेरी गुड। तो विधायिका कार्यपालिका के प्रधान को हटा रही है। विधायिका कार्यपालिका के प्रधान को हटा रही है। बात समझ में आ पा रही है? दोबारा समझिए। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, कार्यपालिका का सर्वोच्च है, हेड ऑफ स्टेट है। ठीक है। दूसरी बात, विधायिका में कौन है? 3 कंपोनेंट हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। यस, राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगना है। तो बचा कौन विधायिका में? ये 2 सदन बचे। कौन कौन से 2 सदन बचे? लोकसभा और राज्यसभा बचे ना। अब लोकसभा और राज्यसभा को शक्ति मिली महाभियोग चलाने की, किसके विरुद्ध? राष्ट्रपति के विरुद्ध। और राष्ट्रपति या कार्यपालिका का प्रधान। इसका मतलब महाभियोग की प्रक्रिया से आपको क्या पता लग रहा है? आपको पता लग रहा है क्या कि विधायिका द्वारा कार्यपालिका के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? एक नियंत्रण। पहले तो बात समझ में आई कि कार्यपालिका प्रमुख के ऊपर नियंत्रण लगाया गया, किसका? तो क्या राष्ट्रपति कोई मनमानी करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अगर मनमानी करेगा तो विधायिका उसको उसके पद से हटा देगी। का मतलब क्या लगा देगी उसके ऊपर? समझ गई बात? इट मीन्स विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, इसका मतलब महाभियोग की प्रक्रिया अल्टीमेटली क्या कर रही है? राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर रही है कि राष्ट्रपति कैसा हो पाए? अकाउंटेबल। नहीं समझ मेरी बात? क्या राष्ट्रपति मनमानी कर पाएगा? तो हमारे संविधान में बैलेंस बनाया गया। क्या बनाया गया? बैलेंस। कैसे? तो बैलेंस बनाने के लिए क्या किया गया? नियंत्रण, चेक। और नियंत्रण करके क्या बनाया गया? एक संतुलन, दैट इज बैलेंस। तो क्या दिख रहा है यहां पर? द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। नहीं दिख रहा? तो क्या आपके भारत के संविधान की विशेषता है कि भारत का संविधान में नियंत्रण और संतुलन है? जिसका एक सुटेबल एग्जांपल यहां देख रहे हैं आप, और सुटेबल एग्जांपल्स आगे देखेंगे आप।
बस में क्या नियंत्रण और संतुलन, किसके ऊपर नियंत्रण रखा गया? राष्ट्रपति के ऊपर। किसका? विधायिका का, कि विधायिका महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध ला सकती है और उसको उसके पद से हटा सकती है, जिससे कि संतुलित बना रहे राष्ट्रपति। तो कौन सा सिद्धांत हुआ यहां पर? नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत हुआ यहां पर, हुआ। तो यहां चेक एंड बैलेंस की बात है। मैं समझ रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आई। तो आप इस बात को समझिए कि राष्ट्रपति के ऊपर नियंत्रण एवं संतुलन है किस प्रक्रिया के आधार पर? महाभियोग प्रक्रिया। अब ये क्या होती है वो तो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आप पहला पॉइंट समझिए। लिखेंगे इस पहला पॉइंट को, क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में महाभियोग नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलो तो महाभियोग की प्रक्रिया को समझते हैं अब, ठीक है ना। हमारे पास अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 61। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के लिए पहले तो आपको देखनी है कि कुछ हैं शर्तें। ठीक है, अनुच्छेद 61 के लिए क्या है? शर्तें। ठीक है, शर्तें क्या है? डालेंगे हेडिंग शर्तें। ठीक है, पहली शर्त 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना। लिख लिया? दूसरा, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग। लिख लिया? तीसरा, प्रस्ताव संकल्प के रूप में होना चाहिए। ठीक है, चलो एक एक करके देखें, देखते हैं। अनुच्छेद 61 में कहा गया कि महाभियोग लगाने की शर्त पहली यह है कि क्या किया हो राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति ने किया हो संविधान का अतिक्रमण। इसी आधार पर लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। समझ में आई बात? यानी कि आधार क्या है लगाने का? मीन्स द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब आप मुझसे यह पूछ सकते हैं कि गुरुजी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों आधार रखा गया? सिर्फ मीन्स संविधान का अतिक्रमण ही आधार क्यों रखा गया? इसीलिए क्योंकि यह शर्त मिलती है राष्ट्रपति की शपथ से। राष्ट्रपति ने किसकी शपथ खाई थी? संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की। और उसी संविधान का क्या कर रहा है? वो उल्लंघन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब इसके महाभियोग का आधार कहीं ना कहीं किसके साथ दिखाई देता है आपको? कहीं ना कहीं किसके साथ दिखाई देता है? इसकी शपथ के साथ दिखाई देता है। इसके साथ दिखाई देता है, इसकी शपथ के साथ। बस समझ में आई?
दूसरी बात, जब आप राष्ट्रपति पर लेकर आ रहे हो महाभियोग, तो दूसरी बात कही गई कि कितने दिन की पूर्व सूचना नहीं, पूर्व लिखित सूचना। कौन सूचना? लिखित सूचना। दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। यहां पर कौन सी सूचना है? लिखित, मौखिक नहीं है। ठीक है, यानी कि रिटन इंफॉर्मेशन, प्रायर इंफॉर्मेशन देनी होगी। कितने दिन की? 14 दिन की। बात समझ में आ रही है? ये की पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो 14 दिन की क्या दे दोगे आप? पूर्व लिखित सूचना। सूचना दे दी, 14 दिन बीत गए। अब आप से कहा गया कि भैया संसद का, लिखेंगे इसके नीचे, कोई भी सदन आरोप लगा सकता है। संसद का कोई भी सदन क्या कर सकता है? आरोप लगा सकता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दोनों सदनों की कैसी शक्ति है? समान शक्ति। ये तो मतलब हुआ, चाहे तो आरोप राज्यसभा लगाए, चाहे तो लोकसभा। जनरली हम लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली बना देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो लोकसभा राज्यसभा से शक्तिशाली नहीं है, बल्कि दोनों की पोजीशन कैसी है? बिल्कुल बराबर। ठीक है, कुछ अपवाद हैं, उनको छोड़ दीजिए आप, मैं उन पर बात करूंगा आपसे, लेकिन लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां कैसी है? बिल्कुल समान। ठीक, तो यहां दोनों सदनों को कैसी शक्ति है भैया? समान शक्ति है। कोई भी सदन आरोप लगा सकता है। जब उस सदन ने आरोप लगाया तो वो आरोप शुरुआत में क्या होगा? प्रस्ताव। और फिर ये प्रस्ताव को क्या बनना है? तो मैं कह रहा हूं इस प्रस्ताव को बनना है क्या? संकल्प। क्या बनना है? संकल्प बनना है। ठीक है, संकल्प का मतलब होता है रेजोल्यूशन। ठीक है, संकल्प का मतलब क्या होता है? और प्रस्ताव का मतलब होता है प्रपोजल। तो पहले तो एक हाउस क्या लेकर आएगा? प्रपोजल, और उस प्रपोजल को क्या बनाएगा वो? रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन बनाने के लिए चाहिए उस सदन के कम से कम, लिखते जाएंगे इसके नीचे, कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर। यानी कि जब उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, कौन से कम एक चौथाई सदस्य? तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, कुल सदस्य संख्या का, जो सदन की कुल सदस्य संख्या है उसके, उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्य उस पर क्या कर देंगे बेटा? हस्ताक्षर। तो क्या बन जाएगा? संकल्प बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीन शर्तें समझ में आई। प्रस्ताव किस रूप में होना चाहिए? संकल्प के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ गुरुजी कि प्रस्ताव को क्या बनाना पड़ेगा? संकल्प बनाना पड़ेगा। और संकल्प के लिए क्या करना पड़ेगा? उस हाउस के कुल सदस्य संख्या जो भी होगी उसके कम से कम एक चौथाई सदस्यों के द्वारा क्या लिए जाएंगे गुरुजी? हस्ताक्षर। मैं समझता हूँ, मेरी बात समझ में आई? क्या बन गया? प्रस्ताव, संकल्प बन गया। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, आप इसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा? सदन की कुल सदस्य संख्या
सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प क्या होगा? पारित। अगला स्टेप यह आ गया। इसके बाद वो सदन क्या करेगा? अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प को क्या कर देगा? पारित कर देगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्या होगा? दूसरे सदन को प्रेषित, इसको भेजा जाएगा सेकंड हाउस को। लिखते हैं ही साथ साथ, दूसरे सदन को प्रेषित होगा। ठीक है। यह सदन आरोपों का अन्वेषण करेगा या कराएगा? दूसरे सदन को प्रेषित होगा और दूसरे सदन आरोपों का क्या करेगा? या तो अन्वेषण करेगा खुद स्वयं, या तो कराएगा। कराएगा मतलब बाहर से करा सकता है। ठीक। इसके बाद सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित करेगा। अगर अन्वेषण में आरोप सही पाए तो वो सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा क्या करेगा? पारित कर देगा संकल्प को। पारित कर देगा। नेक्स्ट अंतिम लाइन। उसी दिन उसी समय राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। पूरी कहानी समझ में आई? दोबारा समझाएं? दोबारा समझिए। 14 दिन की क्या है सूचना? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि शपथ खा रहा है वो। क्या की शपथ खा रहा है? संविधान की। तो उसके अकॉर्डिंग हो गया ये। तीसरी बात, प्रस्ताव किस रूप में होना चाहिए? संकल्प के रूप में। दोबारा से, संसद का कोई भी सदन क्या कर सकता है? आरोप लगा सकता है। दोनों सदनों की शक्ति कैसी है? एक सदन ने जिसने आरोप लगाया है उसको पहले प्रस्ताव को क्या बनाना पड़ेगा? संकल्प। कैसे बनेगा वो? जब उस सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 4 सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे, 1/4। देन दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन दूसरे सॉरी उसी सदन में कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित होगा। देन दूसरे सदन में जाएगा। वहां सदन या तो आरोपों का अन्वेषण करेगा या तो आरोपों का अन्वेषण कराएगा। उसके बाद वो सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देता है। उसी दिन से, उसी तारीख से, उसी समय से राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाएगा। बस सही में ही। अब इसके टेक्निकल डायमेंशन को समझिए। आपको लगता है कि महाभियोग की प्रक्रिया आसान है? क्यों? क्योंकि दोनों सदनों का कुल सदस्य संख्या का कम से कम कितना बहुमत चाहिए? 2/3, 2/3। कितना चाहिए? इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब बहुत भारी बहुमत हो गया ये। इसीलिए आज तक कोई राष्ट्रपति महाभियोग से नहीं हटा, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत कठिन है। एक बात। दूसरी बात, जैसे पहले सदन को शक्ति थी कि उसको कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित करना है, वैसी सेम शक्ति दूसरे सदन को है, उसको भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प को पारित करना है। इसका मतलब कि शक्तियां बराबर हैं। इसको हटाने के मामले में राष्ट्रपति को, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हम गलती से समझ लेते हैं कि लोकसभा शक्तिशाली ज्यादा है कंपेरेटिवली राज्यसभा के। कुछ एक अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर हैं। तो राष्ट्रपति के महाभियोग को हटाने में दोनों सदनों की भूमिका समान है।
बोलो, इनिशिएट राज्यसभा भी कर सकती है, इनिशिएट लोकसभा भी कर सकती है, हाँ या ना। और दोनों को जिस वेटेज से या जिस वोटिंग से हटाना है वो दोनों की बराबर है। कितनी? कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। समझ गए मेरी बात? चाहे वो राज्यसभा की हो, चाहे वो लोकसभा की हो। समझ में आई मेरी बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 61 तक आपने कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़े। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं आपको, देखें अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, आपने राष्ट्रपति को स्टार्ट किया अनुच्छेद 52 से। आपने राष्ट्रपति को कब से स्टार्ट किया? अनुच्छेद 52 से। आपने कहा अनुच्छेद 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, इसमें होगी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस कौन होगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो होगी वो चलेगी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस होगा वो चलेगा थ्रू द लॉ। हाँ, उसके बाद देखा आपने आर्टिकल 54 को, जिसमें आपने बात की इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड एमपीज एज वेल एज इलेक्टेड एमएलएज, including the MLAs of the Pondicherry, including the MLAs of the Delhi and Jammu and Kashmir. Delhi and Pondicherry inserted in the constitution from the 70th Constitution Amendment Act. हाँ, 1991 आई थिंक, 1992। ठीक है ना? ओके। उसके बाद आपने आर्टिकल 55 को देखा। 55 में आपने मैनर ऑफ इलेक्शन की बात की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एंड सीक्रेट बैलेट। और फिर आपने देखा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ द वोट, वैल्यू ऑफ द इलेक्टेड एमएलए को निकालने का एंड द वोट वैल्यू ऑफ द इलेक्टेड एमपीज के निकालने का, जिसमें आपने यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी दो वर्ड्स को देखा कि स्टेट्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी रखी गई और स्टेट्स और एमपी, स्टेट्स एमएलए और एमपी के बीच में पैरिटी रखी गई। अरे हाँ, यही तो किया था आपने। ठीक। 56 आपने क्या देखा? पदावधि, टेन्योर राष्ट्रपति की। ठीक है। 57 आपने देखा पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, प्रेसिडेंट कितनी बार भी इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, यूएस में तो नहीं हो सकता लेकिन यहां हो सकता है। गॉट इट? जैसे डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टेन्योर है, बताया नहीं, अब इसके बाद वो प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाएंगे। तो बताइए। नेक्स्ट आर्टिकल 58, जिसमें आपने देखी राष्ट्रपति की पद के लिए अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस, बोलो। 59 जिसमें आपने देखा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कंडीशंस। फिर आपने देखा आर्टिकल 60, ओथ और अफर्मेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 61 मींस द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया, जिस पर अभी आप बात कर रहे थे। देख लिया? तो राष्ट्रपति के ये कॉन्जिक्यूटिवली आर्टिकल देखे आपने। कल आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट को एक साथ, फ्रॉम द आर्टिकल 62 नहीं, 63। ठीक है, मैं अंतिम आर्टिकल को पढ़ा रहा हूं आज। ठीक है, डालेंगे आर्टिकल 62। राष्ट्रपति के पद को राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने का समय, ठीक है, रिक्ति को वेकेंट कहते हैं, मीन्स द वेकेंट ऑफ द पोस्ट। ठीक है, पद की रिक्ति दो प्रकार से हो सकती है, किसी भी पद की रिक्ति। एक जिसको आप सामान्य रिक्ति या जनरल वैकेंसी कह सकते हैं। एक जिसको आप आकस्मिक रिक्ति कह सकते हैं, कैजुअल वैकेंसी। अभी तो बताओ, पहले तो बताओ, बात समझ में आई? सामान्य रिक्ति का मतलब राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, कौन सी रिक्ति हुई? सामान्य रिक्ति। बीच में राष्ट्रपति मर गए, आकस्मिक रिक्ति। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वेरी गुड। तो इतना बात समझ में हमको आता है यहाँ पर कि दो प्रकार की रिक्तियां हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? सामान्य रिक्ति और आकस्मिक रिक्ति। ठीक है, जब सामान्य रिक्ति होगी तो
इस सामान्य रिक्ति के लिए निर्वाचन पदावधि से, लिख लेंगे इसके लीजिए, पदावधि से पहले ही पूर्ण करवाया जाएगा। पदावधि से पहले ही क्या करवा लिया जाएगा? पूर्ण करवा लिया जाएगा। जब कौन सी रिक्ति होगी? इसका मतलब 5 साल का टेन्योर ना प्रेसिडेंट का, उस 5 साल से पहले ही दूसरे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करवा लोगे आप। कौन सी होती है अगर? तो यहां कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यथा शीघ्र, मीन्स इमीडिएट, ठीक है, या एज सुन एज पॉसिबल, और कहता है 6 मास के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। अब यहां पर अंतिम बात बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये बात समझ में आई है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। समझ में आई है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर इसमें, है? देखते हैं, बताना मुझे, है? वाइस प्रेसिडेंट आकस्मिक रिक्ति में क्या बन जाएगा? बन जाएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आकस्मिक रिक्ति में प्रेसिडेंट बन जाएगा। हाँ, कितने समय के लिए बन पाएगा? 6 महीने के लिए। क्लियर है बात? क्यों वाइस प्रेसिडेंट को 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है? क्यों यहां पर 6 महीना लिखा गया, उसको समझते हैं। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को आपने क्या कहा है? का चेयरपर्सन, मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। बोलो, राज्यसभा का क्या है ये? वाइस प्रेसिडेंट, सभापति है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है का मतलब की जगह काम कौन करेगा? वेरी गुड, ठीक है, सभापति नहीं है। सभापति क्या बन गया है? प्रेसिडेंट बन गया है, सभापति तो है नहीं, तो कौन चेयर करेगा अब? ठीक है, राज्यसभा का क्या आना है? सत्र। बात समझ में आ रही है? क्या आना है? सत्र। सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, ये कहने की बात नहीं है। सत्र बुलाने का कौन करते हैं? लेकिन जब सत्र बुला लिया जाता है तो उसकी अध्यक्षता या तो राज्यसभा की सदन है तो उसकी अध्यक्षता या तो क्या कौन करेंगे? या तो, ठीक है, इसीलिए उपसभापति कब तक करेगा? इसके लिए बात एक है कि वाइस प्रेसिडेंट को दोबारा अपने पद पर आना है। कितने महीने के अंदर आना है? 6 महीने के अंदर, क्योंकि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच से ज्यादा का अंतर हो नहीं सकता। बात समझ में आई? इसीलिए कितने महीने के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है इसको? 6 महीने के लिए। अब और समझिए अच्छी तरीके से बात को। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया गया 6 महीने के लिए, और इन 6 महीनों के अंदर अंदर क्या करा लिया जाएगा? क्या करा लिया जाएगा? वेरी गुड। अब चुनाव के बाद कौन सी रिक्ति हुई है? अब चुनाव के बाद नया प्रेसिडेंट आएगा। बोलो, मैं लिख दे रहा हूं, चुनाव के बाद कौन सा प्रेसिडेंट आएगा? नवीन राष्ट्रपति आएगा। उसका कार्यकाल पूरा होगा कितने वर्ष का? उसका कार्यकाल पूरा होगा 5 वर्ष का। बचा हुआ कार्यकाल नहीं करेगा वो। कितने वर्ष का करेगा? पूरा पूरा 5 साल का, ठीक है। यानी कि इंडिया में जब कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो प्रेसिडेंट का बचा हुआ कार्यकाल नया प्रेसिडेंट नहीं करता, उसका कार्यकाल फिर नया हो जाता है। कितने साल? जबकि यूएस में उल्टा है। यूएस में अगर कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो नया प्रेसिडेंट बचे हुए कार्यकाल को करता है, और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता। वो प्रेसिडेंट कौन बन जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। इसी बात, ठीक है। और उसको कितने साल कंसीडर किया जाता है? कितने वर्ष? कल बताया था ना मैंने आपको, 4 + 4 + 2। अरे भूल जाते हैं आप। तो वो 2 वर्ष अब समझ में आया कौन सा था वो कौन सी रिक्ति थी? कहाँ की बात कर रहा हूँ? यूएस की। यहाँ पर जो आएगा नया राष्ट्रपति आकस्मिक, वो पूरा 5 साल रहेगा। कितने साल रहेगा पूरा? आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से इस बात को, समझ गए मेरी बात को? तो नए निर्वाचन के बाद जो प्रेसिडेंट आना है वो पूरे 5 साल का होगा, चाहे वो रिक्ति हुई हो चाहे वो। और अगर आकस्मिकता रिक्ति हुई है तो चुनाव कितने महीनों के अंदर करा लोगे? क्यों? क्योंकि सभापति चला गया वहां से, और राज्यसभा के सत्र 2 सत्रों के बीच में गैप नहीं हो सकता।
और मेरी बात, इसीलिए यहाँ पर 6 महीने रखा है इन्होंने, ठीक है। तो 6 महीने प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी कि एक वाइस प्रेसिडेंट कितने समय तक एंजॉय कर सकता है प्रेसिडेंट के पद को, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। गॉट इट? क्यों? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बना है, इसको क्या बुलाना है? सत्र। और ये प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, ये प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो अब यहां पर कौन आ जाएगा इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वो क्या बुलाएगा? सत्र। अगर 6 महीने से ज्यादा रह जाता वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर, तो फिर ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो होता नहीं सत्र बुलाने वाला। इसलिए कितने महीने रखा गया? सिर्फ 6 महीने। समझ पाए मेरी बात? कोई डाउट नहीं है? तो 62 भी देख लिया। 62 क्या कहता है? पद की रिक्ति, सामान्य रिक्ति और पद की रिक्ति सामान्य हुई है तो निर्वाचन पदावधि पूर्ण होने से पहले ही करा लिया जाएगा। और अगर आकस्मिक रिक्ति है तो आकस्मिक रिक्ति में यथाशीघ्र कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल देख लिया आपने। अब कल स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 63 से, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, थैंक यू।